बच्चों, आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ एक नए विषय के साथ। हमारा आज का विषय है समास। मानव का स्वभाव है कि वह किसी कार्य को करने में कम समय और कम ऊर्जा लगाना चाहता है। वह कहीं जाए तो छोटा मार्ग चुनता है। उसकी इसी आदत का असर भाषा में भी दिखता है। वह कम शब्दों में अधिक कहना चाहता है। समास का जन्म भी उसकी इसी प्रवृत्ति से हुआ है। समास का शाब्दिक अर्थ देखें तो संक्षिप्त है। समास से हमारा तात्पर्य संक्षेप या संयोग अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना। इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के संक्षेपीकरण में शॉर्ट से बने हुए एक नए सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे चंद्रमा के समान मुख, और इसका समस्त पद क्या है? चंद्रमुख। एक और उदाहरण है रसोई के लिए घर, और इसका समस्त पद क्या हो गया? रसोई घर। जब संस्कृत के शब्दों को समास के रूप में लिखा जाता है तब उनमें संधि या शब्द योग भी हो सकता है। जैसे लंब प्लस उदर शब्द बन गया लंबोदर। इसमें गुण संधि होकर अ उ से मिलकर के ओ बन जाता है। किंतु बेटा ध्यान रखना, संधि है वो वर्णों में होती है और समास है वो शब्दों में होता है। कुछ एक बच्चे संधि और समास को एक समझ बैठते हैं, जबकि यह बिल्कुल अलग है। संधि है वो ध्यान से में रखना, फिर बता रही हूँ। संधि है वो वर्णों में होती है और समास शब्दों में होते हैं। अब है इसका सामासिक पद अथवा समस्त पद, यानी जो लंबा रूप है उसका शॉर्टकट करना, छोटा रूप बनाना। दो या दो से अधिक शब्दों के बीच पारस्परिक संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप मीन्स हटा देना। लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं। सामासिक शब्द भी कह सकते हैं और हम उसे समस्त पद भी कह सकते हैं। जैसे राजा का कुमार और शब्द बन गया हमारे पास राजकुमार। इस शब्द में का कारक का प्रयोग इसे स्पष्ट करने के लिए किया गया है। यदि इसको हटा दिया जाए तो शब्द बनेगा राजकुमार, अतः इसे सामासिक शब्द कहा जाएगा। समास विग्रह समास के पदों को अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमुख ये समस्त पद है, अगर हमें इसका विग्रह करना है तो क्या बनेगा विग्रह? चंद्रमा के समान मुख। आगे है बेटा हमारा समास के भेद। समास के दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। अगर बेटा पूर्व पद और उत्तर पद याद नहीं रहता है तो ध्यान रखना, उत्तर पद तो लास्ट में है ही, पूर्व पद याद नहीं होता है तो इतना ध्यान रखना कि पहले प्रश्न किया जाता है और फिर उत्तर दिया जाता है। तो जो प्रश्न करते हैं वही हमारा पूर्व पद कहलाता है। इस आधार पर समास के 6 भेद किए गए हैं। पहला है अविभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। अब हम पहले अविभाव समास की परिभाषा और उसका प्रारूप देखते हैं। जिस समस्त पद का पूर्व पद मीन्स पहले वाला अव्यय और प्रधान मीन्स जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो और समस्त पद अव्यय का ही काम करे उसे अविभाव समास कहते हैं। संस्कृत में पहला शब्द अव्यय होता है और दूसरा शब्द संज्ञा या विशेषण। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आज जन्म क्या है इसका समास विग्रह?
जन्म पर्यंत। इन दोनों उदाहरणों में यथा और अव्यय शब्द है जो पूर्व पद के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इससे बना समस्त पद अव्यय का काम कर रहा है। लेकिन हिंदी में पहला शब्द बहुधा संज्ञा होता है, जैसे घर घर, हाथों हाथ, पल पल। अविभाव समास में फारसी शब्द अधिक मिलते हैं, जैसे हर रोज, हर साल, बेशक, बेफायदा, बेखुद आदि। कुछ शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे हर घड़ी, बेकाम, बेखटके। ध्यान रहे ये शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं पर हिंदी के नहीं है। ये ध्यान रखने योग्य बात है बेटा। अब है हमारा अविभाव समास के हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यथामति, क्या हो गया इसका विग्रह मति के अनुसार। एकाएक मीन्स अचानक, इसका विग्रह हो जाता है प्रतिदिन। प्रतिदिन मीन्स दिन दिन या प्रत्येक दिन। आगे है हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से इसके अन्य भी उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद संज्ञा अथवा विशेषण तथा उत्तर पद संज्ञा और प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और दोनों शब्दों के बीच जिन विभक्तियों का लोप होता है उसके आधार पर ही तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जो हमारे कारक होते हैं वही इनके तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। किंतु ध्यान रहे जब इसका विग्रह किया जाता है तो उसका जो विभक्ति चिन्ह है उसका लोप, उसका प्रयोग किया जाता है और समस्त पद होता है उसमें उन विभक्ति चिन्हों को हटा दिया जाता है। कर्म तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद के पूर्व पद मीन्स पहले वाले पद में कर्म कारक का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शरणागत, शरण को आगत, आगत मीन्स आया हुआ। दूसरा है यश प्राप्त, यश को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब ये जैसे हम विभक्ति चिन्ह देखे का कर्म कारक की, तो तथा कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए इस तरीके से विभक्ति जो चिन्ह होते हैं जब इनका समस्त पद बनाया जाता है तो उनको हटा दिया जाता है, किंतु जब विग्रह किया जाता है तो इनका प्रयोग होता है। इसी तरीके से है कर्ण तत्पुरुष। जिस पूर्व पद में कर्ण कारक का लोप हो उसे कर्ण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे भूख मरा, भूख से मरा हुआ। रेखांकित, रेखा से अंकित। मन गढ़ंत, मन से घड़ा हुआ। इस प्रकार इसके बेटा वो उदाहरण है। आगे है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। जिसके पूर्व पद में संप्रदान कारक का लोप हो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह है के लिए। जैसे रहा खर्च, अब इसका विग्रह करें तो क्या होगा, रहा के लिए खर्च। किंतु जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो ये के लिए है, इसको हटा दिया जाता है, इसका लोप हो जाता है और शब्द बन जाता है, समस्त पद आ जाता है हमारे पास, रहा खर्च। उससे आगे है बेटा अपादान तत्पुरुष। जिसके पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति होती है से मीन्स किसी कर्ण कारक की भी विभक्ति चिन्ह होती है बेटा, ध्यान रखना से ही। किंतु अपादान कारक में यह अलग होने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे देश निकाला, देश से निकाला। पद दलित, पद से दलित। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। जन्मांध, जन्म से अंधा। उससे आगे है संबंध तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में संबंध कारक का लोप होता है, संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है, का, के, की, उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए बेटा, देव मूर्ति, देव मूर्ति। भ्रातृ शनि, भ्रातृ का शनि। भ्रातृ मीन्स भाई और शनि मीन्स यहाँ प्यार, यानी भाई का प्यार। पराधीन,
पर के हदीन, प्राधीन मीन्स दूसरों के हदीन। आगे है बेटा हदीकरण तत्पुरुष समास, जिसके पूर्व पद में हदीकरण कारक विभक्ति में पर का लोप हो उसे हदीकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दान वीर, दान में वीर, आत्मविश्वासी, आत्मा पर विश्वासी, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। अब इसी प्रकार से बेटा अब हमारे तत्पुरुष समास के जो भेद थे वो सारे के सारे पूरे हो गए हैं। और अब हम अगले पार्ट के अंदर कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे।